ऑफिस खत्म होने के बाद में राहुल और जतिन वहां पर आते हैं। नैना, ये क्या? ये दोनों तो बेहोश पड़े हैं। सोनिया, उठो सोनिया, हमें इन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ राहुल। फिर राहुल और जतिन नैना और सोनिया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आप दोनों ने अपनी बीवियों को सही समय पर हॉस्पिटल ले आकर बहुत अच्छा किया है, वरना अगर और देर करते तो उनकी जान खतरे में चली जाती। चलो शुक्र है ऊपर वाले का। डॉक्टर, लेकिन उन दोनों को क्या हुआ है? गलत दवाई खाने के कारण वो दोनों बेहोश हो गए। लेकिन आगे से ध्यान रखिए और पेशेंट को सही दवाई ही दीजिए, वरना फिर से ऐसा खतरा हो सकता है। क्या राहुल, तूने ही दवाई दी थी ना उन दोनों को? फिर तुझसे ये गलती कैसे हो गई? अरे जतिन, मैंने वही दवाई दी थी जो डॉक्टर ने लेने बोली थी। मेरा यकीन करो। अरे नहीं नहीं, मैंने वो दवाई दी ही नहीं। मैंने कोई और दवाई ही दी थी। लेकिन आपने जो दोनों पेशेंट को दवाई दी है वो दवाई अलग है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर की बातें सुनकर राहुल और जतिन दोनों चकित रह जाते हैं। और ये बात जब प्रताप को पता चलती है, तभी वो राहुल और जतिन के पास आता है और वो उन दोनों को खूब सुनाता है। तुम दोनों को मैंने कितना अच्छा समझा था, लेकिन जब से शादी हुई है तुम दोनों तो बस मेरी नजरों से गिरते जा रहे हो। कहा था मैंने तुम दोनों से कि मेरी बेटियों का अच्छे से ध्यान रखना, तो फिर तुम दोनों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? माफ कीजिए पापा जी, इन सब में जतिन की कोई गलती नहीं है। वो दवाई मैंने ही वहां पर रखी थी, फिर पता नहीं वहां पर गलत दवाई किसने रख दी। हाँ पापा जी, और ऐसा भी नहीं है कि वहां दो दवाइयां थी जो सोनिया और नैना एक ही जगह दूसरी दवाई खा ले। जरूर किसी ने तो दवाइयों की अदला बदली की है। मैं वो सब नहीं जानता। अगर आज तुम दोनों की लापरवाही की वजह से अगर मेरी बेटियों की जान चली जाती तो? माफ कीजिए पापा जी, लेकिन हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। पक्का पापा जी। देखो, मैं तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। आइंदा से अगर मुझे कुछ सुनने में आया तो मैं सीधा अपनी दोनों बेटियों का तुम दोनों से रिश्ता तुड़वा दूंगा। समझ गए ना तुम? इतना कहकर प्रताप वहां से चला जाता है। और यह सारा तमाशा चुपके से देखकर आंचल को बड़ी खुशी होती है। फिर उस दिन के बाद से राहुल और जतिन अपनी बीवियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और वो दोनों कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह, अरे बाप रे, ये क्या? ये गीजर काम क्यों नहीं कर रहा? अब मैं क्या करूं? जल्दी से नहाकर मीटिंग के लिए निकलना है मुझे। पहले ही पापा जी हम दोनों भाइयों से बहुत गुस्सा है, और इसमें अगर आज की मीटिंग में देर से पहुंच गए तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, छोटी के कमरे में चला जाता हूँ। वो तो अभी तक नहाकर रेडी भी हो गई होगी। हाँ, यही सही रहेगा। फिर राहुल आंचल के कमरे में नहाने चला जाता है और वहीं पर तैयार भी होता है। तभी उसकी नजर आंचल के बेड के नीचे रखे हुए एक दवाई की बोतल पर जाती है। अरे, ये तो वही दवाई है जो मैंने नैना और सोनिया भाभी के लिए रखी थी। लेकिन ये दवाई यहाँ पर क्या कर रही है? क्या छोटी ने इस दवाई के बदले गलत दवाई रखी होगी? उतने में वहां पर आंचल आ जाती है। अरे भाई, आप इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या बात है? छोटी, सच सच बता, ये दवाई की बोतल तेरे कमरे में क्या कर रही है? कहीं तूने तो वो सही दवाई की जगह पर गलत दवाई तो नहीं रखी थी ना, जिसके बाद तेरी भाभियां बेहोश हो गई? बता छोटी। वो भाई, आंचल काफी घबरा जाती है। तुम्हारी चुप्पी इस बात को साफ साफ बयां कर रही है कि तुम्ही ने ये काम किया है ना? अरे नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, तो जतिन और मेरी कसम खाओ कि ये काम तुमने नहीं किया है। अरे भाई, इतनी सी बात के लिए आप इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं कह रही हूं ना, मैंने वो दवाई नहीं बदली है।
अरे जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो कसम खाने में क्या जाता है तुम्हारा? और कितना नाटक करोगी तुम आंचल? अब बस करो और सच बताओ मुझे। हाँ भाई, आपका शक सही है, मैंने ही किया है ये सब। क्या? लेकिन तुमने ये सब क्यों किया आंचल? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब इतने दिनों से घर में जो भी कलेश हो रहा है वो सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है ना? अरे तुम अपने भाई और भाभीियों को अलग करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि उन दोनों के आने के बाद ही आप दोनों मुझसे दूर होते जा रहे थे भाई। इसीलिए मैंने आपके जन्मदिन पर नैना भाभी को ढेर सारा पेठा खिलाया ताकि वो दिन भर सो जाए और आपके लिए कुछ भी प्लान ना करे। और मैंने सोनिया भाभी और जतिन भाई के बीच में भी गलत फहमियां लाई ताकि वो दोनों भी झगड़े। और हाँ, मैं जानबूझकर गई थी काका जी के घर पे ताकि मैं वहां पर जाकर आप लोगों के झगड़े के बारे में बता सकूं। और भाभीियों की सही दवाई की जगह पर गलत दवाई मैंने ही रखी थी ताकि आप और जतिन भाई काका जी की नजरों में बुरे बन जाओ। अरे लानत है तुम पर! एक ननंद होने के नाते तुमने क्या किया है? अरे तुम्हारी भाभियां तुमसे एक माँ की तरह प्यार करती है और तुमने क्या किया? छी! माफ कीजिए भाई, पर मैं आप दोनों को अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। अरे लेकिन अगर तुम सही रहोगी तो फिर कोई तुमसे दूर क्यों होगा? तुम्ही ने अपने दिमाग में ये सोच बना ली कि हम दोनों भाई तुमसे दूर हो जाएंगे। असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे अगर तुम्हारी इन घिनौनी हरकतों की वजह से तुम्हारी भाभीियों की जान जोखिम में चली जाती तो तब क्या होता छोटी? देखो छोटी, अब भी वक्त है, सुधर जा। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आंचल को डांटकर राहुल वहां से चला जाता है और वो ऑफिस में जाकर जतिन को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर जतिन भी काफी हैरान रह जाता है। क्या? ये छोटी ने बहुत गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे तो इस बात का डर था कि कहीं हम दोनों उससे दूर ना चले जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बीवी आने के बाद में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और जिसके कारण हम ठीक से छोटी पर ध्यान नहीं दे पा रहे और वो बेचारी अकेली सी पड़ गई है। हाँ राहुल, मुझे भी यही लग रहा है। उसे भी अब किसी के साथ की जरूरत है। मैं सोच रहा था कि उसकी शादी करा देते हैं, जिसके बाद वो अकेली भी नहीं रहेगी और किसी के साथ होने के कारण वो खुश भी रह पाएगी और ये सारे बुरे ख्याल उसके दिमाग में कभी नहीं आएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। हम आज से ही उसके लिए लड़के ढूंढना शुरू करते हैं। फिर एक दिन आंचल को सोशल मीडिया पर रॉकी नाम का एक अमीर लड़का मैसेज करता है और उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। अरे आंचल, उस दिन तो तेरे चेहरे पर 12 बजे थे और आज तो तेरा चेहरा एकदम दिवाली की झालर की तरह चमक रहा है। क्या बात है, जरा मुझे भी तो बता। अरे शिल्पा, वो एक रॉकी राठौड़ नाम का लड़का है जो मुझे ऑनलाइन मिला है। काफी अमीर है वो और वो मुझे बहुत पसंद करता है। हाँ तो कुछ नहीं, हम दोनों बस बातचीत कर रहे हैं। वो कल मुझसे मिलने भी वाला है और तुझे पता है क्या, वो एकदम हीरो जैसा दिखता है। ये देख। अरे वाह यार, तुझे तो एकदम सही लड़का मिला है। और एक हम हैं, जहां हमें अमीर तो क्या, गरीब लड़के भी नसीब नहीं हो रहे। अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, तुझे भी मिल जाएगा, सब्र रख। हाँ वो तो है, लेकिन तू अच्छे से सज धज कर जाना मिलने, फिर देखना बातचीत पक्का प्यार में बदल कर ही रहेगी। क्या यार शिल्पा, तू भी। फिर आंचल रॉकी से मिलने जाती है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो आंचल। मेरी जिंदगी में कई सारी लड़कियां आकर चली गई, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं मिली। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ आंचल, तुम्हें मैं कैसे लगता हूँ, अच्छा या एकदम नालायक? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो। अगर नालायक होते
तो मैं तुमसे मिलने ही नहीं आती। अच्छा जी, फिर तो बढ़िया है। इस तरह से वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। तभी सोनिया वहां से गुजर रही होती है और वो आंचल और रॉकी को साथ में देखकर चकित रह जाती है। फिर घर जाकर वो ये बात नैना को बताती है। क्या? हमारी छोटी, वो भी एक अमीर लड़के के साथ? हाँ नैना, उसके पहनावे से तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन हमारी छोटी उसे अचानक से कैसे मिली? आज से पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। हाँ सोनिया, छोटी के दोस्तों में बस लड़कियां ही है, लड़कों के साथ उसकी बहुत कम बातचीत होती है। तो फिर ये लड़का कौन है? खैर जाने दो, हम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। होगा कोई दोस्त। हाँ सोनिया, मैं भी अभी तुम्हें यही कहने वाली थी कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। फिर नैना और सोनिया इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर एक दिन, छोटी, कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पापा जी की पहचान का ही लड़का है, अच्छा परिवार है उसका और बिजनेस भी बहुत बड़ा है उनका। और पापा जी की पसंद हमेशा सही होती है। छोटी, तुम उस लड़के के साथ बहुत खुश रहोगी। वाह भाई, आपसे मैं और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। मुझसे पूछे बिना आपने मेरे लिए लड़का भी ढूंढ लिया। अब समझ आया मुझे, आप और जतिन भाई बस मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। क्यों? अब मैं आप दोनों पर बोझ बन गई हूँ ना? अरे नहीं छोटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम फिर से अपने मन में खुद से ही बुरे विचार ला रही हो और गलत फहमियां और बढ़ा रही हो। हम तो उल्टा तुम्हारे अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं और उसके लिए तुम्हें जीवन साथी देकर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरना चाहते हैं। ये सब झूठ है। जरूर भाभीयों ने ही आप दोनों को पट्टी पढ़ाई होगी। क्या? अरे नहीं छोटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी, अपनी भाभीयों के साथ तमीज से पेश आओ। वो तुमसे उम्र और रिश्ते में दोनों में बड़ी है। देखो भाई, मैं आपके कहने पर किसी भी लड़के से नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है जो मेरी दोनों अमीर भाभीयों से कई गुना ज्यादा अमीर है। आप दोनों को भाभीयों की अमीरी का बहुत ज्यादा गुरूर है ना? अब देखना, मैं आपसे भी अमीर बनूंगी। ये तुम क्या कह रही हो छोटी? कौन है वो लड़का? किसके साथ करने वाली हो तुम शादी? जब आपने मुझे पराया कर ही दिया है, तो मैं आपको क्यों बताऊं कि वो लड़का आखिर कौन है, क्या करता है और कहाँ पर रहता है। आज आपने साबित कर ही दिया भाई कि आप सच में मुझसे दूर हो चुके हैं और उन सब की वजह बस ये भाभियां है। बकवास बंद करो छोटी और हमें बताओ, कौन है वो लड़का? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी भाई, और मैं इस घर में और नहीं रुकने वाली। और अगर आपने मेरा पीछा किया तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर दूंगी। अकेला छोड़ दीजिए मुझे। अपना ये बचपना छोड़ दो छोटी, हमारी बात सुन लो और हमें बताओ, कौन है वो लड़का? लेकिन आंचल अपने भाई की कोई बात नहीं सुनती और घर छोड़कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो चारों बहुत परेशान हो जाते हैं और आंचल वहां से निकलने के बाद सीधे रॉकी से मिलती है। रॉकी, मैं अब अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रॉकी, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। मुझे मेरे घर पर बिल्कुल नहीं रहना। ठीक है आंचल, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तो हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो। फिर रॉकी आंचल को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसके घर पहुंचकर आंचल कुछ ऐसा देखती है जिससे वो काफी हैरान रह जाती है। अरे ये सब क्या है? आखिर क्या है उस घर में? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पाखी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे वैसे तो तुम दिन भर घर पर ही पड़ी रहती हो, लेकिन जब से मेरे घर वाले आए तब से तुम्हें दिन के आठों पहर बस बाहर के ही काम दिखे। मैं सब समझता हूँ पाखी,
तुम्हें मेरे घर वालों की खातिरदारी करनी ही नहीं थी, इसीलिए तुमने ये सब जानबूझकर किया। तुम्हारा ना सच में दिमाग सड़ चुका है शौर्य। अरे मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और मुझे क्या वो टीवी सीरियल वाली नालायक बहू समझ के रखा है क्या तुमने? अरे जब तुम्हारे घर वाले ही बिना बताए आएंगे तो मैं ऐन मोमेंट पर क्या कर सकती हूँ? अगर वो लोग बताकर आते तो पहले ही मैं अपने बाकी के काम निपटा कर रख लेती। अरे चुप रहो तुम। अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ इस कदर पेश आता तो तुम्हें कैसा लगता पाखी? रुको, उन्हें मैं अभी फोन करके बताता हूँ। खबरदार शौर्य, हम दोनों के बीच मेरी माँ को मत लाओ। वो वहां पर अकेली रहती है, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो ना। किसने कहा है तुमसे? अपने मुंह पर टेप लगा कर घूमो या फिर मौन व्रत धारण कर लो। इडियट कहीं के। शौर्य और पाखी के बीच का तनाव कम होने की जगह और बढ़ता जाता है। फिर अगले दिन पाखी जब कैफे चली जाती है तभी, पाखी बेटा, क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? दामाद जी ने कुछ कहा क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस रात में लेट सो गई थी ना, इसीलिए नींद पूरी ना होने के कारण मुझे थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है। अरे तो फिर घर जाकर सो जाओ ना, यहाँ का काम मैं देख लूंगी। नहीं माँ, मुझे आज कैफे के लिए नया सामान लाना है, नई कॉफी मशीन भी लेनी है। वो सारे काम मैं आज ही निपटाऊंगी। अगर मैं काम में उलझी रहूंगी तो फुर्ती अपने आप से आ जाएगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब जब पाखी शौर्य को टिफिन देती है तो वो वैसे का वैसा ही घर लाता है। शौर्य अब ना तो पाखी से बात करता है और ना ही उसके हाथ का खाना खाता है। अच्छा, तो इसने बाहर से खाना ऑर्डर किया है। ठीक है, अगर इससे खाना नहीं खाना तो मत खाए, मुझे क्या। इसमें इतना एटीट्यूड है तो मैं तो एटीट्यूड की पूरी दुकान हूँ। मैं भी अब से कोई काम नहीं करूंगी। अपने काम वो खुद ही करे, तब समझ आएगा इसे। फिर एक दिन जब शौर्य अपने घर वालों से फोन पर बात कर रहा होता है तभी मनोरमा उसकी आवाज से पहचान जाती है कि कुछ तो हुआ है। जिसके बाद शौर्य अपनी माँ को सारी सच्चाई बताता है। हे भगवान, अरे तुम दोनों ऐसे लड़ा मत करो एक दूसरे के साथ। और शौर्य बेटा, तुझे तो समझना चाहिए ना, अभी बहू की बात भी तो सही ही है। बहू की बात भी कोई गलत नहीं है। अरे हम तो अचानक से आ गए थे, अब उसे घर के साथ साथ कैफे का भी काम देखना पड़ता है ना, तो उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? हाँ माँ, उस बात को मैं अच्छे से समझता हूँ, लेकिन फिर भी कैफे का काम दिन रात थोड़ी ना चलता है। अरे उसने तो घर का कोई काम भी नहीं किया, सारे काम तो आपने और शगुन ने ही कर लिए। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ, इसीलिए मैं उससे नाराज हूँ और अब तो मैं उससे बात भी नहीं करने वाला। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। शादी के रिश्ते में मनमुटाव तो चलते ही रहता है। अगर तुम भी इतने छोटे झगड़ों को रबर की तरह खींचते रहोगे तो कैसे चलेगा बेटा? तभी वहां पर पाखी आती है और वो शौर्य को उसके घर वालों के साथ बात करते हुए सुन लेती है और वो गुस्से में आकर शौर्य के हाथ से फोन छीन लेती है और अपनी सास को खूब सुनाती है। वाह माँ जी, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। अपने ही बेटे के घर गृहस्थी में आग लगा रही हो। बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको। क्या? ये तो क्या बोल रही है बहू? पाखी, बिहेव योरसेल्फ। क्यों, मिर्ची लगी ना माँ जी? अरे सच ही तो कह रही हूं मैं। आप लोगों के कारण ही मेरे और शौर्य के बीच इतने झगड़े हो रहे हैं। आप लोगों ने ही इसे मेरे खिलाफ भड़काया है। अरे आपकी जैसी माँ तो मैंने आज तक नहीं देखी। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बहू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? पाखी, मुझे फोन दो। शौर्य पाखी से वापस फोन छीनने लगता है और उसी छीना झपटी में फोन जमीन पर गिर जाता है।
मेरी माँ से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाखी? आज तो तुमने मेरी माँ को रुलाया है। अरे कुछ गलत नहीं कहा मैंने। तुम्हारे कारण ही मैं आज उनकी नजरों में बुरी बन गई हूँ। अपने परिवार से मेरी चुगली करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मुझे तो तुमने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। वो सब कुछ उन लोगों का ही किया धरा है। उन्होंने ही तुम्हें भड़काया है। अरे उन्हें तो बस एक सेवा करने वाली बहू चाहिए थी, इसीलिए वो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। इनफ पाकी, अगर तुमने मेरे परिवार के खिलाफ एक और शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरी फैमिली के बारे में तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अगर उन्हें एक सेवा करने वाली बहू चाहिए थी तो ये रिश्ता कभी होता ही नहीं। छी पाकी, अरे कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे तुम तो धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाते जा रही हो और मेरे मन से उतरती जा रही हो। ना जाने तुम कब समझोगी कि शादी केवल दो लोगों के बीच में नहीं होती, बल्कि दो परिवारों में होती है। फैमिली भी इंपॉर्टेंट होती है। शौर्य के इतना समझाने पर भी पाखी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। इसीलिए थक हार कर शौर्य बबीता के पास चला जाता है और वो उसे सारी सच्चाई बताता है। बाप रे, अरे ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ठीक है शौर्य, तुम फिक्र मत करो। मैं पाकी को अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू माँ जी। फिर जब बबीता पाकी को इस विषय पर समझाने जाती है, तभी पाकी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो वापस घर आकर शौर्य को खूब सुनाती है। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी माँ को टेंशन देने की? तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें परेशान मत करो। अरे अगर कुछ बोलना या सुनाना ही था तो तुम पहले मुझसे बात करते। सीधे मेरी माँ के पास जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और तुम्हें तो पहले से पता है कि उन्हें हाई बीपी का इश्यू है। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं करता भी क्या? तुम्हारा दिमाग तो घुटनों में चला गया है ना। अरे तुम्हें मैंने 1000 बार समझाया, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे तुम्हारी माँ को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। बस करो शौर्य, बहुत बोल रहे हो तुम, और इस बार तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें मेरी माँ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। उन्हें इतना टेंशन देकर तुमने सही नहीं किया है। मैं आज बहुत हर्ट हुई हूँ, बहुत ज्यादा। अरे तुम क्या जरा पागल हो गई हो क्या? तुम्हें तो बस अपनी माँ ही दिखाई देती है, लेकिन मेरी फैमिली का क्या? तुमने तो मेरी माँ को रुलाया है और उस बात की तो तुम्हें कोई शर्म भी नहीं है। फिर पाखी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगली सुबह जब शौर्य ऑफिस चला जाता है, तभी उसे बबीता का कॉल आता है। हाँ माँ जी, बोलिए। अरे शौर्य बेटा, पाखी कहाँ पर है? हर सुबह 10 बजे मुझे उसका कॉल आता है, लेकिन आज तो उसने फोन ही नहीं किया। क्या? एक मिनट, ये क्या? मुझे तो पाखी का वॉइस मैसेज आया है। फिर शौर्य पाखी का वॉइस मैसेज प्ले करता है। शौर्य, कल तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें मुझसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी फैमिली है, इसीलिए अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। जाओ, अपने फैमिली के पास ही चले जाओ। तुमने तो मुझे कभी समझने की कोशिश भी नहीं की शौर्य। क्या? फिर शौर्य वो वॉइस मैसेज बबीता को भेजता है, जिसके बाद बबीता और शौर्य दोनों घर पर पहुंचते हैं, जहां पर वो दोनों ये देखकर हैरान होते हैं कि पाखी ने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लिया है। फिर वो दोनों उसे फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। फिर अगले 4 दिनों में पाखी ठीक हो जाती है। पाखी बहू, ये तूने क्या कर दिया? हाँ पाखी, और झगड़े किस पति पत्नी के जोड़े में नहीं होते, लेकिन उन झगड़ों को बैठकर सुलझाना चाहिए। और उन्हें अगर सही समय पर नहीं सुलझाया तो रिश्ता काफी बुरी तरह उलझकर टूट जाता है, और ये सब इंसान को भी तोड़कर रख देता है। और खबरदार बहू, जो तूने फिर से ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी तो। देखो बहू,
ये जीवन बहुत बड़ी देन है ईश्वर की, और ऐसी छोटी बातों पर तुम इतने बड़े फैसले लोगी तो ये जीवन कैसे जी पाओगी? अपने रिश्तों को कैसे संभाल पाओगी? अब जाने दो पापा। पाखी, ये लो, ये सूप पियो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। थैंक्स शौर्य, एंड आई एम सॉरी, मेरे कारण आप सबको बहुत परेशानी हुई। फिर उस हादसे के बाद से शौर्य पाखी का अच्छे से ख्याल रखता है, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगता है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है, जिसके बाद पाखी का जन्मदिन आता है। लेकिन उसी दिन शौर्य को घर आने में 5 मिनट लेट हो जाता है। हैप्पी बर्थडे पाखी, एंड आई एम सॉरी यार, मुझे थोड़ा लेट हो गया। वो एक्चुअली मुझे कल छुट्टी लेनी थी ना, तो कल का बचा हुआ पेंडिंग काम मुझे आज ही करना पड़ा। अरे ये क्या बात हुई शौर्य, जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे पर क्या हुआ पाखी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ तो क्या कहूँ मैं शौर्य, तुम पूरे 5 मिनट लेट हो गए हो। टाइम देख रहे हो क्या? 12 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं। अरे मुझे लगा कि तुम शायद 12 बजे मुझे विश करोगे, मेरे लिए हार्ट शेप बलून्स और प्यारा सा केक लेकर आओगे और मुझे सरप्राइज दोगे। लेकिन नहीं, तुमने वैसा कुछ भी नहीं किया। आज तुमने मेरा दिल वापस दुखाया है शौर्य। ओफ वो पाखी, तुम भी ना जिद पर अड़ जाती हो, और ऐसा थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। बस 5 मिनट ही तो लेट हुआ है ना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है शौर्य, आज मेरा बर्थडे है और मुझे ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ गॉड पाखी, अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। फिर अगले दिन, अरे पाखी, काम के सिलसिले में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ प्लान कर सकूं। लेकिन तुम जो भी कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहो, क्या चाहिए तुम्हें और कहाँ पर जाना चाहती हो तुम? मुझे शट अप शौर्य, ये भी कोई पूछने वाली बात होती है क्या? और तुम काम में इतना बिजी कैसे हो सकते हो जो तुम्हें मेरे बर्थडे के लिए प्लान करने तक की फुर्सत नहीं है? अरे पाखी, दरअसल मैं मेरा हर बर्थडे परिवार के साथ ही मनाता हूँ, और आज भी उन्होंने हमें घर पर बुलाया है। माँ तुम्हारा फेवरेट बटर चिकन बनाने वाली है, और शगुन भी अपने हाथों से तुम्हारे लिए ब्लूबेरी केक बनाने वाली है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम दोनों बाहर जाने से अच्छा परिवार के साथ ही सेलिब्रेशन करें। तुम देखना, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। 4 चांद लग जाएंगे तुम्हारे बर्थडे में। अरे यार शौर्य, तुम भी ना सच में पागल हो। अरे आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे के दिन पार्टीज करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, यो बड़े बुजुर्ग की तरह घर पर बैठकर खाना नहीं खाते। और मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर पर, हम दोनों यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। पाखी की ये बातें सुनकर शौर्य को बहुत गुस्सा आता है, और वो घर वालों को कुछ भी बनाने से मना कर देता है। फिर एक दिन, अरे क्या बात है शौर्य, इतनी सारी पैकिंग किस खुशी में? हम कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं क्या? वाओ, बड़ा मजा आएगा, मैं भी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। अरे नहीं पाखी, हम किसी ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद शगुन की सगाई है ना, इसीलिए हम दोनों घर जा रहे हैं। अब तुम और मैं शगुन के भैया भाभी हैं, तो सारी तैयारियां तो हमें ही करनी होगी ना। क्या? अरे पर सगाई 1 हफ्ते बाद है ना, तो हम 1 हफ्ते पहले जाकर वहां पर अंडे देने वाले हैं क्या? नहीं बाबा, मैं नहीं आने वाली। मैं तो सीधे सगाई के दिन ही आऊंगी और एक दिन रुककर फिर लौट आऊंगी। और वैसे भी इस हफ्ते कैफे में एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, और भी ढेरों काम है मुझे। अरे इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती हो तुम? अभी 2 मिनट पहले ही ट्रिप बोलकर कितनी खुश हो गई थी तुम। पैकिंग करने का मन भी बना लिया था, और जब मैंने कहा कि मेरे घर पर जाना है, तब तुम्हारी शक्ल पर 12 बज गए।
अरे सच्चाई तो यही है कि तुम्हें मेरी फैमिली की कुछ भी नहीं पड़ी। अरे यार शौर्य, बस करो अब। जब देखो तो फैमिली फैमिली फैमिली। अरे जाओ, जाकर अपने फैमिली के पास ही रहो। तुम्हें तो बस अपनी फैमिली ही दिखती है। मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। आई एम डन विथ इट। ठीक है फिर, अगर तुम्हें मेरी फैमिली की कोई परवाह ही नहीं है तो मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम मेरे फैमिली के बारे में क्या बोल रही हो? तुम्हें तो बस अपनी माँ और अपने कैफे की ही पड़ी होती है। साफ साफ दिखाई देता है पाकी, मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन शादी के इतने महीनों बाद भी आज तक तुमने मेरी फैमिली वालों को अपनाया ही नहीं। और अगर तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर नहीं रहना है तो मत रहो, क्योंकि शायद मुझे भी यही सही लगता है। हम दोनों को अलग होना ही चाहिए, वही सही रहेगा और तभी मुझे शांति मिलेगी। हाँ शौर्य, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे भी शांति तभी मिलेगी। ठीक है फिर, तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं भी जा रहा हूं। और अब मैं तुमसे तलाक ही लूंगा। बस बहुत हो गया अब। अरे तुमसे और मैं क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ? मैं भी इस रिश्ते को नहीं रखना चाहती। मुझे भी तुमसे तलाक चाहिए। फिर पाखी अपना सामान लेकर वहां से निकलने लगती है। देखा, इतना होने के बाद भी तुम्हें मेरी कोई अहमियत नहीं है। अरे तुम तो मुझे रोक भी नहीं रहे। देखो पाखी, ये तुम्हारा रोज का ड्रामा है, लेकिन मेरी बहन की सगाई रोज रोज नहीं होने वाली, इसीलिए अब मैं तुम्हारी ये नौटंकी सहन नहीं कर सकता। शौर्य की बातें सुनकर पाखी उसे छोड़कर चली जाती है। अब इनकी कहानी क्या मोड़ लेगी? क्या सच में पाखी और शौर्य का डिवोर्स हो जाएगा? आखिर क्या लिखा है इन दोनों की किस्मत में? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। मोनिका अपनी सास नूतन, ससुर संजय और पति अभिषेक के साथ रहती है। मोनिका एक नंबर की टोपीबाज लड़की होती है, जो हर वक्त सबको अपने फायदे या मजे के लिए टोपी पहनाकर मूर्ख बनाती रहती है। एक दिन की बात है, जब मोनिका अपनी माँ राजश्री से बात कर रही होती है, तभी ओ गॉड, ये माँ भी ना, सच में जब भी फोन करती है कितना बोर करती है। हेलो, तू सुन रही है ना मोनिका बिटिया? हेलो हेलो। हाँ हाँ माँ, सुन रही हूँ मैं। आपकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे। अच्छा तो बिटिया, हम ये कह रहे थे कि तुझे तुलसी के पौधों की परिक्रमा करनी चाहिए। और फिर? अरे यार, ये माँ तो फिर से शुरू हो गई। आइडिया, माँ को रोकने के लिए अब भी इन्हें टोपी पहनाती हूँ। फिर मोनिका जानबूझकर फोन को डोरबेल के पास लेकर जाती है और वो डोरबेल बजाती है और अपनी माँ से झूठ बोलती है। माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। लगता है वो मेहमान आ गए हैं जो आज आने वाले थे। अच्छा ठीक है बिटिया, कोई बात नहीं, लेकिन याद से फोन करना, फिर मैं तुझे आगे का बताऊंगी। हाँ माँ, क्यों नहीं, जरूर। उनके जाते ही मैं आपको कॉल करूंगी। इतना कहकर मोनिका फोन कॉल कट कर देती है। हुश, जान छूटी। ये माँ सच में मेरा कितना दिमाग खाती रहती है। और उन्हें झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। सामने से तो उन्हें फोन कट करने के लिए भी नहीं कह सकती। अगर कुछ मैंने ऐसा बोल भी दिया होता तो वापस से वो उस पर भाषण देने लगती। वाह वाह मोनिका बहू, अरे कितनी बड़ी टोपीबाज है तू। सच में ऐसा भी कोई अपने माँ के साथ करता है क्या? माँ जी, वो ना मैं। बस बस, अब मुझसे झूठ मत बोल। अरे मैं तुझसे क्या ही उम्मीद रखूं? जो अपनी माँ की नहीं हो सकी, वो अपनी सास की तो कभी बन ही नहीं पाएगी। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे चुप कर और जाकर मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना, नालायक कहीं की। फिर एक दिन मोनिका संजय के पास जाकर कुछ पैसे मांगती है। क्या कहा? पैसे? हाँ पापा जी,
वो माँ जी के पास पैसे नहीं है और अभिषेक की सैलरी भी अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए आप ही मुझे पेंशन में से कुछ पैसे दे दो ना। वो मॉल में सेल लगी है और इसीलिए मैं घर के लिए ढेर सारा सामान लाना चाहती हूँ। चीनी मिट्टी के बर्तन, मार्ट, नया लैंप, फ्रिज और तकिया के कवर्स, थोड़ा बहुत राशन का सामान और बहुत कुछ। ये सब वहां पर हाई क्वालिटी का मिलेगा और वो भी सेल के सस्ते दाम में। लेकिन माँ जी, प्लीज मना मत कीजिए, ये सेल साल में सिर्फ एक बार ही लगती है। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, ये लो पैसे और जाओ कर लो शॉपिंग। थैंक यू पापा जी, तुसी ग्रेट हो। मोनिका बहुत खुश होकर घर के बाहर चली जाती है, लेकिन वो असल में मॉल में शॉपिंग करने की बजाय मूवी देखने चली जाती है और बाकी के पैसे बचा कर रखती है। घर जाकर सबको कहूंगी कि पापा जी ने दिए हुए पैसे चोरी हो गए और अब इन पैसों को छुपा देती हूँ। मुझे सामने से तो कोई 10 रुपए भी नहीं देता। अब ऐसी टोपी पहनाकर ही पैसे सेव करने होंगे। फिर मोनिका घर जाकर सबको बताती है कि उसके पैसे चोरी हो चुके हैं और साथ ही वो थोड़ा बहुत रोने धोने का नाटक भी करती है। क्या कह रही हो मोनिका, पैसे चोरी हो गए? लेकिन ऐसे कैसे पैसे चोरी हो गए? मॉल में जाकर नींद की झपकियां ले रही थी क्या? नहीं माँ जी, सेल की लंबी लाइन में ही मेरे हाथ से पैसे गिर गए और मैंने 2 से 3 घंटों तक मॉल में हर जगह ढूंढे पैसे, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिले। इसका मतलब कोई उन्हें उठाकर ले गया। ठीक है बहू, तू चिंता मत कर, हम मॉल के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। चलो। नहीं पापा जी, मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, लेकिन चोर ने बड़ी चालाकी से पैसे चुराए हैं। कितनी लापरवाह है तू। अरे अब तो कोई 21 साल की नौजवान फूल सी बच्ची नहीं रही अपने माँ पापा की। तू अब एक घर की बहू बन चुकी है। तेरे कंधे पर अनगिनत जिम्मेदारियां हैं और तुम यह छोटी सी जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाई। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अरे तेरा तो कुछ भी भरोसा नहीं है। तूने जानबूझकर भी ये सब किया होगा और पैसे कहीं छुपाए होंगे। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। जाने दो ना नूतन, क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो? अब वो कह रही है तो सच ही कह रही होगी। अब जाने दो, जो होना था सो हो गया। अब अगली बार से ध्यान देना और पैसों के मामले में हमेशा सतर्क रहना बहू, ठीक है? जी पापा जी। फिर एक दिन, हाय हाय, अभी 2 दिन के बाद तो घर में माता की चौकी रखी जाएगी और तभी मुझे 50 से 60 लोगों का खाना बनाना होगा। ना बाबा ना, मैं इन लोगों का खाना तो नहीं बनाने वाली। इतना सारा काम कौन करते बैठेगा? मुझे कुछ तो करना ही होगा, जिसके चलते मैं खाना ही ना बना पाऊं और कोई मुझे कुछ बोल भी ना सके। आइडिया। फिर मोनिका अपने हाथ में पट्टी लगा देती है और सबको बताती है कि उसके हाथ पर गमला गिर गया है। अच्छा, तो ये तेरा कारनामा है। तभी मैं सोचूं कि वो गार्डन में गमला किसने गिराया? तुमसे पानी डालते वक्त गिर गया क्या? हाँ माँ जी, देखो ना, मुझे कितनी चोट आई है। इसीलिए आप जब मंदिर गई थी उतने में मैं डॉक्टर के पास जाकर आई और उन्होंने ही ये पट्टियां लगवा दी। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो बहू। हाँ मोनिका, और तुम्हें माता की चौकी के दिन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। क्यों माँ? हाँ बेटा, अब और कर ही क्या सकते हैं। घर की बहू के हाथ से ही शगुन का चना हलवा पूड़ी का प्रसाद बनता है, लेकिन यहाँ तो हमारी बहू के हाथ में ही चोट आ गई है। मोनिका फिर एक बार अपने ससुराल वालों को टोपी पहना देती है और माता की चौकी के लिए बाहर से ही खाना मंगवाया जाता है। उसके अगले दिन उनके घर पर कोई भी नहीं होता। तभी, अरे यार, ये व्हाइट सॉस पास्ता खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। क्या करूं क्या करूं? माँ जी को तो मंदिर से आने में अभी बहुत टाइम बचा है
और पापा जी भी अभिषेक के साथ उनके दोस्त से मिलने गए हैं और वो भी रात में ही आएंगे। एक काम करती हूँ, फटाफट व्हाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ और सब धो धा कर रख देती हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। फिर मोनिका अपने लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से नूतन घर पर आ जाती है और वो डोरबेल बजाती है। बहू, अरे कहाँ मर गई? जल्दी से दरवाजा खोल। बहू। ओह नो, अब मैं क्या करूं? माँ जी तो कितनी जल्दी आ गई। शिट, नहीं, अगर मैं फंस गई तो माँ जी बहुत सुनाएगी और डबल ट्रिपल काम करवाएगी। फिर 2 मिनट में मोनिका जल्दी से सारा का सारा फैलाया हुआ सामान समेट कर रख देती है और बर्तनों को पानी से धोकर उन्हें सूखे कपड़े से साफ करके रखती है और अपना पास्ता कमरे में छुपा कर वो दरवाजा खोलती है। अरे निकम्मी कलमुई लड़की, अकेले में क्या मुजरा कर रही थी क्या, जो दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगाया? क्या माँ जी, आप भी कैसे बातें करती हो? मैं बाथरूम में थी ना, इसीलिए आने में लेट हो गया। अरे तो बाथरूम में क्या सो गई थी क्या? अरे नहीं माँ जी, वो तुम्हें। अरे छोड़ बहू, अब तू भी क्या बताने लग गई। अब जाकर जल्दी से चाय बना कर ला, सर फटे जा रहा है दर्द से मेरा, इसीलिए आज जल्दी आ गई मैं मंदिर से। ठीक है माँ जी। चुड़ैल कही कि इसे आज ही जल्दी आना था क्या? अरे बहू, ये खुशबू कैसी है? तूने कुछ बनाया था क्या? नहीं माँ जी, मेरे हाथ में तो चोट आई है ना, तो मैं कैसे कुछ बना पाऊंगी। शायद ये खुशबू पड़ोस से आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है, पता तो लगाना ही होगा। फिर एक दिन मोनिका अपनी सहेली अनन्या से मिलती है और उससे कुछ पैसे मांगती है। अनन्या, एक तू ही मेरी अच्छी दोस्त है और कोई भी नहीं, और ये बात तू अच्छे से जानती है। हाँ मोनिका, इसीलिए मैं तुझसे ही पैसे मांग रही हूँ। प्लीज मुझे थोड़े पैसों की मदद कर दे यार। मेरी सास की तबीयत सच में बहुत खराब हो गई है, वो इस समय बेड पर ही है। देख अनन्या, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जैसे ही अभिषेक के पास पैसे आ जाएंगे मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है मोनिका, तू टेंशन मत ले, ये ले पैसे और आंटी जी का ख्याल रखना, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर। थैंक यू अनन्या, थैंक यू सो मच। लेकिन जब अनन्या बाजार के रास्ते से घर जा रही होती है, तभी वो मोनिका की सास को वहां पर खरीदारी करते हुए देख लेती है। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो मोनिका की सास नूतन आंटी है, और मोनिका ने तो मुझे कहा कि नूतन आंटी बेड पर रेस्ट कर रही है, लेकिन आंटी जी तो यहाँ पर शॉपिंग कर रही है। फिर अनन्या नूतन के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है और नूतन समझ जाती है कि मोनिका ने अनन्या को टोपी पहनाकर उससे पैसे लिए हैं। इसीलिए नूतन और अनन्या दोनों घर आ जाते हैं और तभी मोनिका उन दोनों को साथ में देखकर एकदम से चौंक जाती है। आप दोनों एक साथ? छी मोनिका, तू इतनी बड़ी झूठी और फरेबी हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज तो तूने सारी हदें पार कर दी है बहू, और मैं अच्छे से जानती हूँ तू हम सबको भी टोपी पहनाते आ रही है। उस दिन भी कोई चोरी वोरी नहीं हुई होगी। फिर नूतन संजय और अभिषेक को सारा सच बताती है। मोनिका, ये सब क्या है? तुम्हें ये सब करना शोभा देता है क्या? हाँ मोनिका बहू, तुमने ये सब बहुत गलत किया है। लोगों को टोपी पहनाकर मूर्ख बनाना, ये सरासर गलत है बहू। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मैंने सच में बहुत सारी गलतियां की है और दूसरों का फायदा उठाया है, लेकिन अब और नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दिल से माफी चाहती हूँ। मोनिका को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद सभी उसे गलती सुधरने का एक आखिरी मौका देते हैं और वो अनन्या को पैसे लौटाकर सबके साथ अच्छे से रहने लगती है और दूसरों को टोपी पहनाकर बेवकूफ बनाना बंद कर देती है।